सुप्रभात विद्यार्थियों, 9वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको संस्कृत भाषा में चित्र वर्णन समझाने जा रही हूँ। चित्र वर्णन करते समय हमें कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखना चाहिए। वो नियम हमारे कौन से होते हैं, ये मैं अब बता रही हूँ आपको। पहला नियम, चित्र में एक ही भाव अथवा विचार प्रस्तुत करना चाहिए। ये समझ गए होंगे आप। चित्र में एक ही भाव अथवा विचार का तात्पर्य है कि यदि कोई चित्र बगीचे का है तो बगीचे से संबंधित विचार होने चाहिए, यदि कोई चित्र देवालय का है तो देवालय से संबंधित होने चाहिए, पुस्तकालय तो पुस्तकालय से संबंधित होना चाहिए। अर्थात जो चित्र है उससे संबंधित ही हमारा भाव या विचार होना चाहिए। भूमिका अथवा उपसंहार नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या लिखा है, भूमिका या उपसंहार किस में होता है, हमारा निबंधों में होता है, जबकि चित्र के अंदर केवल हमें 5 वाक्य लिखने हैं। तो ये हमारा निबंध नहीं है, वाक्य हैं, तो हमें भूमिका अथवा उपसंहार नहीं लिखना चाहिए। अलग अलग 5 वाक्य लिखने हैं हमने। अगला क्या, वाक्य आपस में संबद्ध होने चाहिए, जुड़े हुए होने चाहिए। फिर रोचकता गुण इसकी विशेषता होनी चाहिए। रोचकता का मतलब मन को अच्छा लगने वाले ऐसे वाक्य हों कि मन को अच्छा लगे। दूसरा क्या अगला क्या लिखा है, भाषा सरल सुबोध और प्रवाह युक्त होनी चाहिए। सरल होनी चाहिए भाषा, कोई कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना। कठिन या क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करोगे तो गलत हो सकता है। सुबोध आसानी से समझ आने वाली भाषा होनी चाहिए, प्रवाह युक्त होनी चाहिए। वाक्य बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। बड़े जब हम लिखते हैं तब क्या होता है कि कई बार हम गलत लिख देते हैं बड़े वाक्य। तो वाक्य बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, 5-6 शब्दों का ही हमारा एक वाक्य होना चाहिए। बहुत बड़े लिखते हैं तो गलतियाँ हो जाती हैं अक्सर, तो गलत नहीं होना चाहिए हमारा वाक्य। वाक्य बहुत अधिक छोटे भी नहीं होने चाहिए। अगर छोटे हो जाते हैं तो छोटे वो क्या होता है कि हमारा कम से कम लगे कि वो 9th और 10th स्टैंडर्ड का है। बहुत छोटे वाक्य नहीं होने चाहिए, अर्थात वो हमें 6-7 के स्टैंडर्ड के नहीं लगने चाहिए। केवल 5 वाक्य ही लिखने चाहिए, क्योंकि 5 ही वाक्य पूछे जाते हैं तो 5 ही वाक्यों का हमें प्रयोग करना चाहिए। अब देखेंगे चित्र का वर्णन, ये चित्र है, ठीक है। अब क्या लिखा है इसमें, चित्र का वर्णन मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से करना है। अर्थात जब भी हम चित्र का वर्णन करते हैं तो मंजूषा आती है। इसी मंजूषा की सहायता से, और ये जो मंजूषा जो होती है वो चित्र से संबंधित होती है, इसी मंजूषा की सहायता से हमें चित्र का वर्णन करना होता है। देखो इसमें लिखा है, चित्र का वर्णन मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से करना है तथा उन शब्दों का प्रयोग चित्र के अनुसार करना है। ये जो शब्द जो हैं, इन शब्दों का प्रयोग हमें चित्र के अनुसार करना है। फिर चित्र को ध्यान से देखकर, चित्र को ध्यान से देखना क्या क्या हो रहा है उसमें, और उसके शब्दों के लिंग वचन और पुरुष में परिवर्तन किया जा सकता था। ये जो शब्द जो दिए हुए हैं ना, पाद कंदुकम भ्रमतः उद्यानम वृक्षा, ये जो शब्द जो दिए हुए हैं इनको हम अपने अनुसार वचन बदल सकते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन में जिसके जो है, और विभक्ति भी बदल सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, हमारे वाक्य तो मुख्य रूप से हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमें चित्र को ध्यान से देखो पहले, फिर उसके बाद मंजूषा के शब्दों को पढ़ो, फिर मंजूषा के शब्दों के अर्थों को जानो। फिर हमें 5 वाक्य बड़े ही सिंपल और साधारण से बनाने चाहिए। क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करते समय उनमें गलतियाँ आ सकती हैं। तो देखते हैं पहले इस चित्र को हम आज वर्णित करते हैं इस चित्र को। तो देखो इस चित्र में क्या है, बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, बालक हैं, बैडमिंटन से खेल रहे हैं, एक बालक व्यायाम कर रहा है, और ये 2 बालक जो है वो गेंद से खेल रहे हैं। 2 बालक व्यायाम कर रहे हैं, 2 बालक पाद कंदुक होता है पैर से खेली जाने वाली बॉल, फुटबॉल से खेल रहे हैं। एक महिला इसके पेड़ के नीचे बैठी हुई है। अब हम और 2 वरिष्ठ पुरुष जो है वो नागरिक वो बात कर रहे हैं, ठीक है, और चल रहे हैं, बात करते हुए चल रहे हैं। हाथ में लाठी भी है। अब देखो इन शब्दों को देखते हैं। पाद कंदुकम पैर से खेले जाने वाली बॉल। भ्रमतः घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं ना, 2 बालक, 2 मनुष्य घूम रहे हैं, वरिष्ठ नागरिक घूम रहे हैं। उद्यानम, चित्र किसका है, वो हमारा बगीचे का है। वृक्षा, बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। शिक्षिका, ये हमारी शिक्षिका बैठी हुई हैं, पेड़ के नीचे बैठी हुई ना शिक्षिका। पादपः, पौधे, छोटे छोटे पौधे भी दिखाई दे रहे हैं ना। अब इसमें क्या, प्रसीदंती प्रसन्न हो रहे, बालक खेलते हुए प्रसन्न हो रहे, बालक जो प्रसीदंती। बैडमिंटन खेल, ये 2 बालक बैडमिंटन खेल रहे हैं, ठीक है। जनः, लोग, बहुत सारे लोग हैं वो, वरिष्ठ नागरिक। अब हम चित्र का वर्णन करते हैं। सबसे पहले जब भी चित्र का वर्णन करेंगे ना, जिस चीज़ का चित्र है, मान लो किसी बगीचे का चित्र तो उद्यान से चित्रम, किसी पुस्तकालय का तो पुस्तकालय से चित्रम,
देवालय, तो देवालय से चित्रम। तो सबसे पहले हमारा जो वाक्य शुरू होगा, देखो इसमें लिखा भी हो, उद्यानम लिखा हो ना, बताया ना अभी कि हमारी विभक्ति चेंज हो सकती है, विभक्ति परिवर्तित हो सकती है। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। हम इसको जब हम बोलेंगे कि यह चित्र बगीचे का है, तो बगीचे का, काके की में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, तो हम लिखेंगे पहला वाक्य क्या लिखेंगे, इदम चित्रम। इदम मीन्स होता है यह, ठीक है, इदम चित्रम। बेटा मैं एक दे रही हूँ और एक तुम्हें अपने आप भी करना होगा, ठीक है। इदम चित्रम उद्यानस्य, उद्यानस्य देखो, उद्यान का या बगीचे का, काके की में षष्ठी, जैसे बालक की षष्ठी बालकस्य, ऐसे उद्यान की क्या होगी, उद्यानस्य। वैसे बालक हमारा बोलेंगे, उद्यान हमारा नपुंसक लेंगे। पुस्तक की पुस्तकस्य, पुस्तक का, उद्यान की उद्यानस्य। अस्ति, हम पहला हमने वाक्य लिखा इसका, ये लिखा इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति, यह चित्र बगीचे का है। हम एतत् चित्रम भी कर सकते हैं, एतत् चित्रम उद्यानस्य अस्ति, यह चित्र बगीचे का। इदम से स्टार्ट करो चाहे एतत् से स्टार्ट करो, नपुंसक लिंग होना चाहिए। उसके बाद देखो अगला क्या है हमारा, इसमें दिखाई दे रहा है पादकंदुकम। पादकंदुकम होता है फुटबॉल, दो बालक गेंद से खेल रहे हैं, तो हम लिखेंगे द्वौ बालकौ, दो बालक, द्वौ बालकौ, दो बालक है ना, द्वौ बालकौ। अब पाद कंदुक का मतलब फुटबॉल से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो क्या लिखेंगे हम, पाद, कर्ता ने कर्म को करण से, तृतीय लगेगी ना, पाद कंदुकेन, द्वौ बालकौ पाद कंदुकेन खेलतः, खेलती खेलतः। एक चीज़ और सुनेंगे सब बच्चे, कि जब भी हम चित्र वर्णन करते हैं, चित्र वर्णन हमेशा लट लकार मीन्स वर्तमान काल में ही होता है। कभी भी चित्र वर्णन लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिन लकार किसी में नहीं आएगा, हमेशा लट लकार वर्तमान काल में होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि खेलेगा, करेगा, नहीं कहेंगे, या खेला था, हम हमेशा लट लकार मीन्स वर्तमान काल में बोलते हैं, ठीक है। तो भ्रमत्य का प्रयोग हो गया, पादकंदुक का हो गया, उद्यानस्य का हो गया, है ना। हम उन शब्दों को कट करते जाओ बेशक चाहे, जैसे पादकंदुकम कर दिया, ये भ्रमत्य कर दिया, इनको कट करते जाओ। अब वृक्ष, सर्वत्र पेड़ दिखाई दे रहे हैं, पेड़ मतलब वृक्ष मतलब पेड़, तो सर्वत्र अनेके सघनः वृक्षः सन्ति। हम कई बार क्या करते हैं कि थोड़ा वाक्य को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए विशेषण आदि का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं सर्वत्र, सब जगह दिखाई दे रहे हैं ना पेड़, देखो पेड़ सब जगह दिखाई दे रहे हैं ना, तो सर्वत्र भी सब जगह है। सघनः वृक्ष, सघन होता बहुत घने घने, सघन, ये विशेषण आदि जोड़कर हम वाक्यों को बड़ा बना देते हैं, है ना। पर वाक्य हमारे सिंपल होने चाहिए। सघनः वृक्षः सन्ति। अब देखो क्योंकि पेड़ बहुत सारे हैं ना, तो हमने ये हमारा विशेष्य, ये विशेष्य और ये विशेषण और विशेष्य हमेशा सेम लिंग विभक्ति वचन के होते हैं। ये हमारा विशेष्य के अकॉर्डिंग विशेषण, तो ये क्योंकि वृक्ष बहुवचन तो सघना। अब देखो ये बहुवचन आएगा, वृक्षः सन्ति, वृक्षः अस्ति, वृक्षौ स्तः वृक्षः सन्ति, बहुवचन सद बहुवचन, सर्वत्र सघनः वृक्षः सन्ति। अब देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शिक्षिका, शिक्षा बैठी हुई है, ये बैठी हुई शिक्षिका, है ना। अब हम लिख सकते हैं एका शिक्षिका या शिक्षिका वृक्षस्य अधः, पेड़ के नीचे बैठी हुई यहाँ पर, है ना। तो एका शिक्षिका वृक्षस्य अधः तिष्ठति, तिष्ठति मीन्स बैठी हुई हैं, स्था मीन्स बैठना, स्था धातु, मूल धातु स्था, स्था मीन्स बैठना। हम लिखेंगे एका शिक्षिका पेड़ के नीचे, वृक्षस्य काके की में षष्ठी का प्रयोग, और वैसे भी जब अधः शब्द आता है तो षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है, ये हमारा उपपद का शब्द है। एका शिक्षिका वृक्षस्य अधः तिष्ठति, तिष्ठति मीन्स बैठी हैं, ये हमारा बन गया अगला चौथा वाक्य। आगे देखेंगे, अब शिक्षिका भी हो गया हमारा। पादपः, सर्वत्र पादपः सन्ति, पादपर वृक्ष एक जैसे उसे हो जाते हैं तो इसलिए छोड़ देते हैं इसको। प्रसीदन्ति, प्रसीदन्ति है मतलब प्रसन्न है। अब आगे अभी बनाते हैं इसको भी। अब लिखा बैडमिंटन खेलम, बैडमिंटन खेलम, अब दो बालक खेले ना, दो बालक, तो लिखेंगे बालकौ, बालकौ बैडमिंटन खेलम खेलतः, खेलतः क्रीडतः, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों सेम हो रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि वो दो बालक
फुटबॉल से खेल रहे हैं, अभी बैडमिंटन खेल रहे हैं। हम और भी वाक्य बनाएंगे अभी। वरिष्ठ नागरिकों, 2 वरिष्ठ नागरिक, द्विवचन है ना ये, है ना। अब लिखेंगे हम उद्याने, उद्याने मीन्स बगीचे में, वैसे हमारे 1 2 3 4 5 छठा है ये। उद्याने वरिष्ठ नागरिकों, देखो नागरिकों मीन्स 2 नागरिक है, ठीक है, वरिष्ठ नागरिक। भ्रमतः, भ्रमतः मीन्स घूम रहे हैं। सर्वे जनः, सर्वे जनः प्रसीदन्ति, बालक खेल प्रसन्न है ना वो जो है, तो प्रसीदन्ति मतलब प्रसन्न है। तो हम एक वाक्य और लिख रहे हैं, सर्वे जनः अति प्रसन्नः सन्ति, या फिर प्रसीदन्ति। इसी जगह हम ये भी ले सकते हैं प्रसीदन्ति, प्रसीदन्ति मतलब प्रसन्न है। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा। कुछ नियमों को मैं दोबारा बता रही हूँ कि सबसे पहला नियम हमें ये है कि जो चित्र है उससे संबंधित हमारे वाक्य होने चाहिए। अगला नियम, हमने वाक्यों को बहुत बड़ा नहीं लिखना, छोटा लिखना है, और बहुत छोटा भी लिखना, कम से कम 5 से 6 शब्दों का हमारा वाक्य होना चाहिए। भाषा बड़ी ही सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, और हम मंजूषा में जो दिए गए शब्द हैं उनको हम विभक्ति, वचन आदि से परिवर्तित कर सकते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको चित्र वर्णन समझ आ गया होगा, और इसके तुम्हें होमवर्क में गृह कार्य में 2 चित्र और दिए जाएंगे। ये वाला चित्र आपको कक्षा कार्य में करना होगा, 2 चित्र और जो दूंगी वो आपको गृह कार्य में करने होंगे। एक चित्र हमारा ये है, ठीक है, कैसे लिखोगे देखो, इससे समझा देती हूँ मैं। देवालय, ये देवालय का चित्र है ना हमारा जो, देवालय से भक्तः तिष्ठन्ति, नार्यः पुरुषः कीर्तनम अनुसरति वादयति वातावरणम भक्तिमय। क्या है चित्र, किसका है वो, इदम चित्रम देवालयस्य अस्ति, ठीक है। सर्वत्र भक्तः तिष्ठन्ति, फिर ये क्या है हमारा, एकः भक्तः सितारं वादयति, एक भक्त सितार बजा रहा है। सर्व अनेके, तत्र अनेके पुरुषः नार्यः च तिष्ठन्ति, ते सर्वे कीर्तनं कुर्वन्ति। इस प्रकार से आपको 5 वाक्य बनाने हैं। वातावरणम भक्तिमयम अस्ति, वातावरण भक्तिमय है। एक और चित्र दूंगी मैं आपको, एक चित्र ये दूंगी, ठीक है। तो इन सभी ये 2 चित्र आपके गृह कार्य होंगे, ठीक है बच्चों। आगे कक्षा में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।